तो हम लोगों ने कल बात की थी आपका 125 कहता 2 सिद्धि पर शांति कायम रखने के लिए एक स्पेसिफिक सिचुएशन में बात की गई कि 2 सिद्धि हुई है, यानी व्यक्ति शांति भंग कर सकता है, ये लगभग तय है क्योंकि 2 सिद्धि हुई है और वो भी सामान्य अपराधों में नहीं हुई है। उपधारा 2 उसमें विनिर्दिष्ट प्रकार के अपराधों के लिए 2 सिद्धि हुई है, या उसमें विनिर्दिष्ट प्रकार के अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए 2 सिद्धि हुई है। और जब सबसेक्शन 2 आप पढ़ते हैं तो वहां जिन अपराधों का उल्लेख है वे अपराध आवश्यक रूप से लोक शांति को डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे। इसलिए वहां 3 साल का बॉन्ड ये एग्जीक्यूट कराने की ताकत ये दी गई किसे? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, सेशन कोर्ट, अपीलेट कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, सेशन कोर्ट, इनके अलावा केवल सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का कोर्ट है जो आपको दंड दे सकता है। और जहां तक सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के कोर्ट का सवाल है तो अव्वल तो हमने उत्तर प्रदेश में कम से कम उन्हें नहीं देखा है, कहीं हिंदुस्तान के किसी हिस्से में हो तो हो। और जहां तक प्रथम अनुसूची में अपराधों का विचारणीय होना दर्शित किया गया है तो यह तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के द्वारा या सेशन कोर्ट के द्वारा, यानी 2 सिद्धि हमेशा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास या सेशन कोर्ट के द्वारा ही होगी। अगर ऐसा कह दिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति ये नहीं है, इसमें कोई झूठी बात ये हो ऐसा भी नहीं। और अपीलेट कोर्ट, रिविजनल कोर्ट ये भी 2 सिद्धि अगर कर रहे हैं तो 3 साल के बॉन्ड की मांग कर सकते हैं, और अगर मांगा गया और अपास्त कर रहे हैं तो 20 वर्ष कि वो 3 साल के बॉन्ड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो आदेश दिया गया उसे खंडित वो ये भी कर देंगे। अब अन्य ऐसी स्थितियां जिनमें आपके कामों से ऐसा लगता है कि आप लोक शांति को भंग करेंगे, आप दोषी नहीं हैं। सेक्शन 106 मुंह से आदतन निकलता है। 106 की जगह जब भी हम बोले आप ऑटोमेटिकली 125 कर लीजिए। सेक्शन 125 उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जो दोषसिद्ध हुआ है। तो दोषसिद्ध व्यक्ति अगर वो सर्टेन ऑफेंसेस का दोषी हुआ है तो ये स्वभावतः कल्पना हो सकती है कि वो लोक शांति को भंग करेगा और उससे कुछ विशेष प्रकार का ही आचरण करने के संबंध में बॉन्ड को मांगना ये गलत नहीं है। लेकिन सामाजिक शांति इसकी भी मांग करते हैं कि कोई ऐसे सेक्शन होने चाहिए जो बाकी नागरिकों के द्वारा भी या बाकी नागरिकों के संबंध में भी सिमिलर प्रकार के प्रोविजन करते हो, क्योंकि यह सामान्य मानवीय अनुभव का विषय है कि जितने दोषी और दुष्ट हैं सब न्याय के समक्ष आ गए हो और सब न्याय के द्वारा अपने लिए उपयुक्त स्थिति इसको प्राप्त करवा दिए गए हैं। यह आवश्यक नहीं है। बहुत सारे लोग सबूतों के अभाव में छोड़े जा रहे हैं, यानी उनके संबंध में न्यायालय का निष्कर्ष यह नहीं है कि वे दोषी नहीं हैं या निर्दोष हैं, सबूतों का अभाव है। संदेह इसका लाभ देना पड़ रहा है क्योंकि मामला यहां तक तो साबित हुआ कि ऐसा लगता है कि इन्होंने ऐसा किया होगा, लेकिन संदेह विद्यमान है ऐसा भी हो सकता है कि न किया हो। तो ऐसी दशा में दंडित करना उचित नहीं होगा।
इसलिए छोड़ना पड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि जो छूट गया वो निर्दोष है, और ऐसा भी नहीं है कि जो सजा याफ्ता है वो दोषी ही है। लेकिन फिर भी आखिर निजाम को चलाने के लिए कोई चीजें तो बनानी पड़ती हैं। तो 2 सिद्धि हमने एक पैमाने के रूप में स्वीकार की है कि भाई ठीक है, अब सही हुआ या गलत ये आपकी किस्मत, लेकिन 2 सिद्धि अगर हो गई तो हम ये मानेंगे कि आप एक अच्छे आदमी तो नहीं। आल्दो यद्यपि इसके विपरीत संभव है, लेकिन फिर भी आखिर कहीं तो व्यवस्था को बनाने के लिए नींव ये रखनी ही पड़ेगी। तो 2 सिद्धि को हमने नींव के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन हमें इस तथ्य को भूलना नहीं है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा बहुत कुछ कर रहे हैं जो अपराध की परिभाषा में भी नहीं है। अपराध की परिभाषा में नहीं है तो हम उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं लेंगे, लेकिन लोक शांति उससे भंग हो जाएगी। कुछ नहीं तो रात में 2 बजे डीजे चलाते हैं, ठीक है, रात में 2 बजे डीजे चला रहे हैं, रात में 2 बजे अखंड पाठ कर रहे हैं या नाते पढ़ रहे हैं, ठीक है। अरे भाई, ईश्वर ने क्या कहा है कि तुम दूसरों को डिस्टर्ब करो? ये जिन्होंने पहली बार नाते पढ़ी होंगी, जिन्होंने पहली बार अखंड पाठ किया होगा, उन्होंने लाउड स्पीकर लगा किया था। अब कोई तो निकलेगा तुम्हारे 2 घंटा आप रख देगा, या कम से कम संभाव्य है कि तुम्हारे 2 घंटा आप रख देगा, और तुम ईश्वर की आराधना में मशगूल हो ऐसा तुम प्रदर्शित कर रहे हो, जबकि तुम दूसरों को दुखी कर रहे हो, और तुम्हारी इन हरकतों का ईश्वर से कोई ताल्लुक नहीं है। और वो जो बेचारा सो नहीं पा रहा, उसके बारे में तुम अधार्मिक व्यक्ति इस रूप में प्रचार भी कर रहे हो। अजब कहानी है कि दुष्टता आप दे रहे हैं और लेबलिंग किसी और की कर रहे हैं। तो ऐसी दशाएं हो सकती हैं जो अपराध की स्थितियों में नहीं है, लेकिन लोक शांति को विक्षुब्ध कर सकती है। और इसलिए उन दशाओं से निपटने के लिए प्रोविजन ये जरूरी है। अब आप कहेंगे साहब प्रोविजन का तो दुरुपयोग हो रहा, तो दुरुपयोग तो हर चीज का हो रहा है, तो क्या सब चीजें खत्म कर दें? सदुपयोग दुरुपयोग ये तब संभव है जब चीज हो। जब चीज ही नहीं होगी तो सदुपयोग या दुरुपयोग का सवाल ही नहीं उठेगा। कम से कम चीज तो हो, फिर हम सदुपयोग लाने के विषय में सोचेंगे। पहले चीज तो हो, प्राइमरी जो जरूरत है वो तो उपबंध है। तो सेक्शन 107 इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कानून में रखा गया है। और कानून का दुरुपयोग मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, ये तो कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी होता हुआ दिखाई देता है। कल हम लोग चर्चा करेंगे पार्लियामेंटेरियंस के विशेषाधिकारों की। आपको आश्चर्य होगा कि यह डिसीजन हो सकता है क्या सुप्रीम कोर्ट का। पीवी नरसिंह राव के मुकदमे में जो डिसीजन लेट डाउन हुआ था, आश्चर्य होगा कि क्या यह डिसीजन भी हो सकता है। जो फैक्चुअल सिचुएशन है पीवी नरसिंह राव में वो क्या है? नरसिंह राव गवर्नमेंट के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया था। उस अविश्वास प्रस्ताव को गिराने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो शिबू सोरेन, जो वर्तमान हेमंत सोरेन के पिताजी थे, हेमंत सोरेन भी जेल हो गया है और उनके पिताजी भी शिबू सोरेन भी यही करते रहे। उनका खानदानी पेशा है रिश्वत लेना, ठीक है। तो शिबू सोरेन के नेतृत्व में 5 लोगों ने रिश्वत ली थी इस बात के लिए कि हम पार्लियामेंट में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में मतदान करेंगे ताकि गवर्नमेंट बच जाए, क्योंकि पास हो गया तो गवर्नमेंट गिरेगी। मुकदमा फाइल हुआ, चार्जशीटेड हुए। चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या न लिया जाए
इस बात पर मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, क्योंकि मसला विशेषाधिकारों से संबंधित था। और अजब डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का। कैसे आया था, रीजनिंग क्या थी, देखेंगे। ये गजब डिसीजन था। कहा था जिन्होंने रिश्वत दी वो दोषी, उन पर मुकदमा चलेगा। जिन्होंने रिश्वत दी वो दोषी, जिन्होंने रिश्वत दी वो दोषी, उन पर मुकदमा चलेगा। जिन्होंने रिश्वत ली और रिश्वत लेने के अकॉर्डिंग वोट नहीं दिया वो दोषी, उन पर मुकदमा चलेगा। जिन्होंने रिश्वत ली और रिश्वत जिस बात के लिए ली थी वो काम भी किया वो दोषी नहीं है, उन पर मुकदमा नहीं चलेगा। ठीक है, ये निर्णय था। यानी 5 सांसदों ने रिश्वत ली, जिनमें से 4 ने जिस काम के लिए रिश्वत ली थी वो काम भी किया था। इस बात के लिए रिश्वत ली थी कि अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में मतदान करेंगे, तो 4 वोट विरोध में गए थे। एक महोदय और भी बढ़िया आदमी थे, उनने रिश्वत भी ली थी और अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतलब पक्ष में मतदान भी किया। मतलब जिस काम के लिए रिश्वत ली थी वो काम भी नहीं किया। और जिन्होंने रिश्वत दी वो कांग्रेस के लोग थे। तभी हम बार बार कहते हैं कि कांग्रेस का देश के लोकतांत्रिक इतिहास में बड़ा जबरदस्त रोल है। तो डिसीजन ये है कि जिन्होंने रिश्वत दी उन पर मुकदमा चलेगा। जिन्होंने रिश्वत ली और रिश्वत के विरोध में काम किया, यानी जिस काम की रिश्वत ली वो नहीं किया, उन पर चलेगा। लेकिन जिन्होंने रिश्वत ली और जिस काम के लिए ली वो कर दिया, तो उन पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। दैट वाज द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और सब कुछ कानून की व्याख्या के मुताबिक, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने मन से कहा हो। अनुच्छेद 105 वन की व्याख्या ही कर रहे हैं वो। 5 सदस्यीय पीठ, आपको मालूम है अनुच्छेद 145 की व्यवस्था के मुताबिक संविधान पीठ मिनिमम 5 की ही होगी, मैक्सिमम कितने की भी हो सकती है। लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ केशवानंद भारती में आई 13, उससे बड़ी नहीं बनी अभी तक, लेकिन मिनिमम 5 होंगे। और 3 2 से डिसाइडेड है। 3 एक तरफ है, 2 वो कह रहे हैं, जो मेरी भी मान्यता है। हम बार बार कहते हैं कि अक्सर बहुमत गुंडागर्दी के पक्ष में होता है और अक्सर अल्पमत ठीक होता है। इसलिए जो फेसबुक के बेवकूफ टाइप के लोग लिखते रहते हैं ना, बहुमत क्या होता है? बहुमत तो कई बार गलत बात कहता है। तो खैर, कानूनों का दुरुपयोग संभव है, लेकिन इसके बाद भी कानून को होना चाहिए, क्योंकि अगर वो होगा तो उसका सदुपयोग कभी तो हो ही जाएगा, हमेशा न भी सही। तो आपका 126 अन्य स्थितियों का जिक्र करता है। आप देखें शब्दावली, कहता अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। आप बेयर का मार्जिनल नोट पढ़ेंगे, आपको कानून की मंशा दिखाई देना शुरू हो जाएगी, बशर्ते आप देखें तो। तभी हम कहते हैं कि बेयर रीडिंग अपने में आर्ट है, बेयर पढ़ना अपने में कला है। जब हम ये कहते हैं, कई लोग ऐसे मुंह बनाते हैं मानो हम ये कह रहे हो हिंदी पढ़ना। अरे है तो हिंदी, लेकिन जिस भाव से पढ़ना चाहिए, ठीक है, वो भाव अगर नहीं है, जैसे एक कविता, ठीक है, वो लेखक सुनाता है जिसने उसे लिखा है, और एक तुम पढ़ते हो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब वो सुनाता है तो मजा ही आ जाता है, क्योंकि वो उस भाव में डूबकर सुनाता है जिस भाव में उसने लिखा, और तुम सिर्फ उसे कविता की तरह सुनते हो। बताते, किसी कवि से किसी ने पूछा था कि आपकी वो मशहूर कविता है, उसका क्या अर्थ है? उसने कहा कि अब तो हम बूढ़े हो गए, जब लिखी थी तब 2 लोगों को अर्थ पता था। बोले किसे किसे? बोले एक ईश्वर को, एक हमें। बोले अब किसे पता? बोले अब तो खाली ईश्वर को पता, क्योंकि हम तो बूढ़े हो गए, हमें याद ही नहीं क्यों लिखी थी। ठीक है, तो कोई क्यों लिखता है और आप तो सिर्फ उसे पढ़ते हैं, तो आप उस भाव को पकड़ ही नहीं सकते जिस भाव के साथ वो लिखा गया। अब तो अपने ही भाव ये उसे देंगे लिखे हुए को, लेकिन लिखा हुआ आपके द्वारा समझा जा सके
इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि लिखा हुआ पढ़ा जाए, और पढ़ा भाव के साथ जाए। तो कहता है कि अन्य दशाओं में, अन्य दशाओं में इसका मतलब यह हुआ कि जो दो सिद्ध व्यक्ति हैं उनके अलावा भी सोसाइटी में ऐसे लोग हो सकते हैं जो कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई, वो काम दिखने में दुर्गा जागरण है, वो काम दिखने में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस ढंग से कर रहे हैं। आप अनाथ लड़कियों की शादी के लिए पंडाल बनाएं तो क्या अस्पताल के गेट पे बना देंगे? अरे भाई ठीक से करिए ना, कोई भी काम करना है तो आप कोई भी कुछ भी कर रहे हो, वो करने का ढंग ऐसा हो सकता है जो लोक शांति को विक्षुब्ध करे। और ऐसी दशाओं में मामला अर्जेंट प्रकृति का होता है, अर्जेंट, और आपके विरुद्ध कोई एफआईआर ये भी दर्ज नहीं। तो ऐसी दशा में आपके विरुद्ध आखिर कार्रवाई कैसे की जाए, आपको कैसे रोकें इस प्रकार की हरकतों से? अच्छा, मानो ये काम हम रोक भी दें तो आप इसी ढंग की हरकतें लगातार करोगे, ठीक है ना? तो आप जब किसी अपराध के दोषी नहीं हैं, किंतु पूर्व में आपके कुछ कृत्य ऐसे रहे हैं या आपके बारे में सूचनाएं ऐसी हैं जिनसे भविष्य में ऐसा लगता है कि आप लोक प्रशांति को विक्षुब्ध करने वाला कोई काम करेंगे जरूर, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई के लिए कुछ तो होना ही चाहिए। बिना कुछ भी हुए आखिर कैसे सारे मामले को किया जा सकता है? ठीक है, तो इसके लिए प्रोविजन जो पुरानी सीआरपीसी में धारा 107 में थे और वर्तमान में धारा 126 में ये बनाएगा। अब ध्यान ये भी रखना पड़ता है कि लोगों में अपना प्राधिकार दिखाने की आदत होती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जिन्हें हम ये प्राधिकार दें, अर्थात एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वो सिर्फ जस्ट टू, ठीक है, आपका एग्जिबिट देयर अथॉरिटी, वो केवल अपने प्राधिकार के प्रदर्शन के लिए इस ताकत का उपयोग करके और लोगों को परेशान करना शुरू कर दें, ऐसा ना हो जाए। तो इसके लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स ये भी हमें इस प्रकार के प्रावधानों के साथ निर्मित करने ही होंगे। और इस तथ्य को हम भुला नहीं सकते कि जिसके विरुद्ध हम प्रिवेंटिव एक्शन लेने जा रहे हैं वो किसी अपराध का दोषी नहीं है। इस तथ्य को हम भूल नहीं सकते, और इस तथ्य को भी हम नहीं भूल सकते कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव के अधीन होता है। तो पॉलिटिकल उपयोग, अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए भी इस प्रावधान का दुरुपयोग ये हो सकता है, इसको भी भूला नहीं जा सकता। इसलिए बड़ी बैलेंस भाषा में अधिकार भी दिया गया और बड़ी बैलेंस भाषा में उसको प्रयोग करने का तरीका ये भी बताया। देखें, शब्दावली कहता है, जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है, what is the source of that information? It has not been write down by the legislature at here. किस सोर्स से इत्तिला मिलती है, किस ढंग से इत्तिला मिलती है? उसे अखबार में पढ़ा, रेडियो पर सुना, आकाशवाणी हुई, सपना उसने देख लिया, कुछ नहीं, इत्तिला मिलती है बस, ठीक है ना? उसे सपने में ज़ियारत हुई तुम्हारी और उसने ये जान लिया, इससे भी कोई ताल्लुक नहीं। तरीका क्या था इत्तिला मिलने का, ये लिखा ही नहीं, क्योंकि मामला अर्जेंट प्रकृति का है। अगर हम सोर्सों में, ढंगों में उलझे इत्तिला के तो पर्पस चला जाएगा। इसलिए कोई ढंग नहीं, कोई सोर्स नहीं, ठीक है, सीधे उतना लिखा, जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलते हैं, और इत्तिला किस बात की है कि संभाव्य है कोई व्यक्ति परेशानी भंग करेगा,
अब कि संभाव्य है, अब किसी भी व्यक्ति के बारे में जो संभावना होती है वो या तो उसके पास्ट कंडक्ट के आधार पर होती है कि जो पूर्व उसका आचरण रहा है उससे संभावना बनती है कि ये कर देगा, और या फिर वर्तमान में वो जो कुछ करता है उससे संभावनाएं पैदा होती हैं कि वो कुछ ऐसा करेगा जो उसे नहीं करना चाहिए और जिससे परेशानी भंग होगी। तो इत्तिला मिलती है। सोर्स क्या है इत्तिला का, कोई मतलब नहीं। ढंग क्या है इत्तिला का, कोई लेना देना नहीं। इत्तिला मिलती है, ठीक है, सिर्फ इतना ही कहा। और इत्तिला क्या मिल रही है कि यह संभाव्य है। यह संभाव्य इसका मतलब उसके कुछ पास्ट कंडक्ट की सूचना उसे दी गई होगी, उसके कुछ वर्तमान बिहेवियर की सूचना उसे दी गई होगी जिससे उसे यह सूचना मिली है, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं ये बताया गया हो कि अमुक व्यक्ति ये कर रहा हो परेशानी भंग हो जाएगी, ये भी तरीका हो सकता है। और तरीका ये भी हो सकता है कि देखो ये करना है, बस आगे हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी वो सूचित हो गया उन आपके कृत्यों का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करके, एक वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करके कि आप अपने कार्यों से लोक शांति को भंग कर देंगे। क्योंकि लिखा यही, इत्तिला मिलती कि यह संभाव्य है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा, या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा, कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट, अपराध नहीं कहा उसने, सदोष कहा। प्रत्येक सदोष कार्य अपराध नहीं होता, प्रत्येक अपराध सदोष कार्य अवश्य होता है, ठीक है। प्रत्येक अपराध तो सदोष कार्य है, लेकिन प्रत्येक सदोष कार्य अपराध हो जरूरी नहीं। सदोष कार्य जब तक उस उच्चतम सीमा को नहीं छूता तब तक उसे सदोषकारी ही कहा जाता है, अपराध नहीं कहते। जब तक आप विचारों की चोरी तक अपने को सीमित रखते हैं तब तक हम चोरी नहीं कहते कि आपने चोरी की। जब आप वस्तुओं की चोरी पर उतर आते हैं तब हम आपको चोर कहते हैं। एक उच्चतम सीमा आप छूने लगते हैं कि तो आपने ऑब्जेक्ट चुराने शुरू कर दिए। अब दिक्कत तो कहता है कि जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि यह संभाव्य है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे संभाव्यता परिशांति भंग हो जाएगी या लोक प्रशांति विक्षुब्ध हो जाएगी, तब यदि उसकी राय में कार्यवाही करने के लिए आधार है, मीनिंग देयर बाय इत्तिला मिली है, इतना ही सफिशिएंट नहीं है। क्या है, अब उसे यह भी लगना चाहिए कि उसकी राय में कार्यवाही करने के लिए आधार है, क्योंकि देने वाले ने इत्तिला दे दी, ठीक है। ठीक है, पता लगा कि साहब आज इनने सड़क बाधित करके ये लड़कियों की शादियां करा रहे, तो ठीक है, आज हो गई, चलो खत्म करो किस्सा, ठीक है। हमारी राय में विश्वास, ठीक है, कार्रवाई करने के लिए कोई आधार ही नहीं है, हो गया, आगे नहीं करेगा। तो इत्तिला मिले इसके बाद जरूरी नहीं है। देखिए, एक तो इत्तिला मिलने का ढंग निर्धारित नहीं, इत्तिला मिलने का, ठीक है, आपका जो तरीका है वो सोर्स, स्रोत है, वो भी निर्धारित नहीं। इत्तिला मिली है और इत्तिला से ये विश्वास करने का आधार है कि यह संभाव्य है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा। अभी भी नहीं, ये विश्वास करने का आधार है, क्योंकि काम ऐसा है, लोक शांति भंग हो सकती है। जब सड़क बंद करोगे तो झंझट हो सकता है, लेकिन फिर भी जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिए आधार है, ठीक है, तब क्या होगा, तब वह ऐसे व्यक्ति से, इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से, इसका मतलब राजा नहीं होगा तुम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होकर, ठीक है। आपको इत्तिला मिली, मान लिया, संबंधित व्यक्ति के कार्यों से आपको ये विश्वास हो रहा है कि वो लोग शांति भंग करते, लेकिन आप ही को तो हो रहा, और अभी तो इत्तिला ही मिली, अभी तो वो सामने भी नहीं आया, और जिन कार्यों के बारे में इत्तिला मिली है आपको, उसके औचित्य के विषय पर उसने कुछ भी नहीं कहा कि उसने वो क्यों किया। हो सकता सारी बातें झूठ हो, हमारे बारे में खूब बताया जाता है कि वो तो बहुत घमंडी हैं,
ये तो आपको अनुभव होता होगा अब कितने घमंडी है। ठीक है, तो बताया तो यही जाता है वो बहुत घमंडी है, बताया तो यही जाता है बहुत रूखे, बहुत ही घमंडी और दुष्ट प्रकृति के आदमी है। आपको कितने दुष्ट प्रकृति है, कितने घमंडी है, तो आपको मिलने से अनुभव होगा। तो जितना जो कुछ बताया गया, अभी तो उसने कुछ भी नहीं कहा सामने वाले ने, तो सब कुछ झूठ हो सकता है। तो मजिस्ट्रेट महोदय, अगर इनकी राय में कार्यवाही करने के लिए आधार है तो कार्यवाही हो ही नहीं जानी चाहिए। ठीक है ना, कार्यवाही हो ही नहीं जानी चाहिए, और यदि हो ही जानी चाहिए तो उसके लिए भी प्रक्रिया बननी चाहिए। इन मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा स्वयं अपने प्राधिकार से और अपनी सोचों के अनुरूप कार्यवाही कर दी जाए, ये कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए उसने लिखा इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से। ठीक है ना, कहता है इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है। और 107, 108, 109, 110, वर्तमान की 126, 127, 128 और 129, यहां तक इसी प्रकार की स्थितियों का उल्लेख है। उपबंधित रीति कहां से शुरू हो गई? पुराने में 111 से और यहां 130 से। ठीक है ना, इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से, इसका मतलब 130 के बाद जो प्रक्रिया वर्णित है उस तरीके से, अपनी मनमर्जी से नहीं। कहता है इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे। ठीक है ना, कि 1 वर्ष से अनधिक कि इतनी अवधि के लिए जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे, परिशांति कायम रखने के लिए उसे बंधपत्र या जमानत पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न किया जाए। और ये अपेक्षा कर सकता है, लेकिन अपेक्षा करेगा कैसे? इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से ये अपेक्षा कर सकता है, लेकिन इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से। और इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति कहां से शुरू होगी? 130 से, और वहां कहां से शुरू होती है? 111 से। और जब 130 से 111 पर हम पहुंचेंगे तो देखेंगे वहां लिखेगा कि मजिस्ट्रेट प्राप्त इत्तिला का सार लिखेगा। ठीक है ना, प्राप्त इत्तिला का सार लिखेगा। इसका मतलब यह हुए कि मजिस्ट्रेट महोदय को जो इत्तिला मिली है वो लिखनी होगी, ताकि अगर चैलेंज किया जाए मजिस्ट्रेट महोदय की कार्यवाही को तो ये प्रदर्शित किया जा सके कि जो इत्तिला मजिस्ट्रेट महोदय को मिली थी वो ऐसी सफिशिएंट नहीं थी जिसके आधार पर कोई भी मेरे बारे में ये कहता कि हमारे काम ऐसे थे कि लोक शांति उससे भंग होगी और उन्होंने जानबूझकर हमसे हमारे खिलाफ ये कार्रवाई की है, ये तय हो सके। इसलिए यहां क्या लिख दिया? इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से। और रीति कहां दी? 111 और 130 में। और 111 और 130 में क्या लिख दिया कि प्राप्त इत्तिला का सार लिखेंगे आप। ठीक है, जो इत्तिला आपको मिली थी वो प्राप्त इत्तिला का सार लिखेंगे, और यह आदेश भी लिखित में देंगे कि 1 वर्ष से अनधिक अवधि के प्रतिभू, वो 1 वर्ष से अनधिक अवधि का बंध पत्र प्रतिभूओं सहित या प्रतिभूओं रहित आपसे क्यों न निष्पादित कराया जाए, और बंध पत्र और प्रतिभूओं की रकम ये भी उल्लिखित करेंगे। और इसी को 111 का या 130 का आदेश कहा जाता है। ठीक है ना, फिर वो पढ़कर सुनाया जाएगा और आगे आगे की कार्रवाई चलेगी। लेकिन महत्व की बात यहीं पर ये है, हमने इसीलिए कल कॉन्सेप्शन दिया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में सारा कॉन्सेप्शन होना चाहिए, फिर सेक्शन बाय सेक्शन बात करेंगे। तो कहता है इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से, मीनिंग देयर बाय यू आर नॉट द किंग। यही प्रक्रिया की विशेषता होती है। जो हमने जब सीआरपीसी शुरू की थी तो आपसे कहा था कि प्रोसीजर रूल ऑफ लॉ को संभव बनाता है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ क्या है? युक्ति संगतता का शासन। हमने आपसे कहा रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ का मतलब है युक्ति संगतता का शासन। आप बताते डायसी महोदय का जाने क्या, नो वन इज अबव द लॉ, दैट इज पार्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। लेकिन तुम डायसी महोदय लेके पिल जाते हो
जबकि हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? युक्ति संगतता का, औचित्य का, इसका शासन, निरंकुशता विहीन शासन। और रूल ऑफ लॉ इसीलिए कहा जाता है हिंदुस्तान के संविधान के विभिन्न प्रावधानों में, विभिन्न आर्टिकल्स में अधिनियमित किया गया है। तुम बताते तो खाली अनुच्छेद 14 में है, अनुच्छेद 14 में भी है, लेकिन 15 में भी है, जहां वो कहता है कि स्टेट कैन नॉट मेक द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, जेंडर, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, ओनली। जहां वो ये कहता है वहां भी रूल ऑफ लॉ है। और प्रोसीजर क्या करता है? निरंकुशता को खत्म करता है। मजिस्ट्रेट महोदय मांग सकते हैं बॉन्ड, बट बाय द प्रोसीजर हियर इन आफ्टर, ठीक है ना, मेंशन्ड, जैसा इसके पश्चात अवधारित या उद्बंधित किया गया उसके मुताबिक। तो इन शब्दों ने क्या किया? मजिस्ट्रेट महोदय की निरंकुशता को खत्म कर दिया और इस ढंग से संभव क्या बनाया? रूल ऑफ लॉ। इसीलिए हम कहते हैं कि देश का जो जनरल लॉ है उसे एप्लीकेबल जब किया जाता है तो उसे एप्लीकेबल करने में रूल ऑफ लॉ को संभव बनाया जा सके, या रूल ऑफ लॉ की भावना के मुताबिक, रूल ऑफ लॉ के की जो स्पिरिट है उसके मुताबिक कानूनों को लागू किया जा सके। इसके लिए प्रोसीजर और प्रक्रिया यह होती है। तो आप देखें, सेक्शन कहता है वो, ठीक है, ये सोचने की, ये करने की ताकत कहां से मिल रही उसे? 107 या 126 से। लेकिन ये करेगा कैसे? जो कुछ 107 या 126 में लिखा है, इसमें इसके पश्चात उद्बंधित रीति से, और रीति कहां दी? 111 या 126, वो सॉरी 130। और वहां का कि सबसे पहले प्राप्ति तिला का सार लिखो, कितने का बंध पत्र चाहते हो ये लिखो, कितने समय का चाहते हो, यानी 1 वर्ष से अनधिक है ना, तो हो सकता 2 ही महीने चाहते हो, कितने समय का चाहते हो ये लिखो, प्रतिभूओं सहित चाहते हो या प्रतिभूओं रहित चाहते हो ये लिखो, तरीका वहां। और लिख देने से काम नहीं चलेगा भाई, जिसके खिलाफ कर रहे हो उसे भी तो बुलाओ, तो उसे बुलाया जाएगा। आदि आदि प्रक्रिया देखेंगे कैसे कैसे होगी, क्या क्या होगी, लेकिन प्रक्रिया वहां से शुरू होती है। और वर्णन यहां रखा कि इसमें इसके पश्चात उद्बंधित रीति से, ठीक है, कहता है सब सेक्शन 2, इस धारा के अधीन कार्यवाही किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष तब की जा सकती है जब या तो वह स्थान जहां परिशांति भंग या विक्षोभ की आशंका है उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर है, या ऐसी अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के परे संभाव्यता परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या यथापूर्वोक्त कोई सदोष कार्य करेगा। किसी भी प्रोसीजर का यह भी उद्देश्य होता है कि अव्यवस्था इसको खत्म करें, और अव्यवस्था को खत्म करने के लिए हमें पहली चीज जो निर्धारित करनी होगी वो ये कि जिनको हमने शक्तियां दी हैं वे अपनी शक्तियों का उपयोग कहां करेंगे, ठीक है, उस स्थान की सीमाओं को निर्धारित करना, वरना वे अपने ही समान शक्ति संपन्न अन्य लोगों से झगड़ते घूमेंगे और कानून फजीते का बायस बन जाएगा कि देखो खूब 2 मजिस्ट्रेट ही लड़ रहे हैं। खाली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यही नहीं होंगे, पूरे देश में होंगे। इसलिए हमें तय करना पड़ेगा कि कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो शक्ति उसे धारा 107 और अब धारा 126 से मिल रही है वो उसका उपयोग आखिर कहां करेगा, यह किन सीमाओं के भीतर यह करेगा। तो कहता है कि आप धारा 130 या धारा 107 द्वारा प्रदत्त शक्ति का जो उपयोग कर सकते हैं वो केवल तब जब कोई व्यक्ति आपकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसा काम करने वाला, रहने वाला वो लंदन का है इससे मतलब नहीं, आपकी अधिकारिता के भीतर कोई बंबई से आके यहां इस प्रकार की हरकत कर रहा है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र की शांति बनाए रखने का कर्तव्य हमारा है।
हमारे क्षेत्र में कोई है जो बंबई जाके काम करेगा, तो वहां के प्रति भी एक अकाउंटेबल ऑफिसर और अकाउंटेबल सिटीजन के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस व्यक्ति को नियंत्रित करें जो हमारी अधिकारिता के भीतर रह रहा है और कहीं और जाके गड़बड़ करने वाला है। तो दो व्यक्तियों पर इस प्रकार की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सशक्त किया है। ये आप देख रहे हैं। अब आप देखें, एक स्थिति हुई जबकि दो सिद्धि हुई। दूसरी स्थिति, कोई हैं जिन्होंने अपराध नहीं किया, न दो सिद्ध हुए, लेकिन उनके कार्यों से लोक शांति भंग होती थी। अब तीसरे प्रकार के लोग जो कहते हैं कतिपय मामलों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार, इसके लिए प्रतिभूति। अब आप एक विशेष प्रकार के व्यक्ति, न्यूसेंस क्रिएटर है, न्यूसेंस क्रिएटर जिसे कहते हैं, क्योंकि न्यूसेंस इसका जो अर्थ है कहां दिया, 268 आईपीसी में था, भारतीय न्याय संहिता, उसमें कहां पर है, ठीक है, वो अभी हमने देखा नहीं है। न्यूसेंस के प्रकार हम लोगों ने पढ़े थे अब में, लोग, ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस है, प्राइवेट न्यूसेंस है, लोक उपताप है। न्यूसेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपताप। लोक उपताप है और प्राइवेट उपताप। उपताप की जो डेफिनेशन वहां देते हैं वो क्या, कि आप कोई ऐसा काम करते, कोई भी ऐसा काम करते हैं जो इस प्रकार का है कि उस काम के किए जाने के परिणाम स्वरूप आप जहां पर वो काम कर रहे हो उस स्थान के आसपास जो लोग रहते हैं, उस स्थान के आसपास से जो लोग गुजरते हैं, या उस स्थान का विधिक अधिकार के नाते जिनका उपभोग करने का हक है, वो जब उस विधिक अधिकार के उपभोग का अवसर आने पर उसका उपभोग करना चाहते हैं, तब उन्हें क्षति, बाधा या क्षोभ यह कारित होता है। तो आप उपताप करते हैं। सड़क से गुजरने का हमें राइट है। जब हम सड़क से गुजरेंगे तो तुमने कुत्ता बांध रखा है वहां जो झपटता है हम पे, हमें कोई क्षति नहीं होती, लेकिन बाधा पड़ती है, क्षोभ, गुस्सा तो हमें कम से कम आता ही है। तो आप उपताप कारित करते हैं, ठीक है ना। तो लोक उपताप हो सकता है, प्राइवेट उपताप हो सकता है। न्यूसेंस क्रिएटर हैं। न्यूसेंस भी कई प्रकार की हो सकती है। कुछ न्यूसेंसेस हैं जो यहां पर उन्होंने मेंशन कर दी। उन्होंने कहा कतिपय मामलों को फैलाने वाले व्यक्तियों से, कतिपय मामलों को फैलाने। सबसे पहले मार्जिनल नोट देखना चाहिए। मार्जिनल नोट से आपको कानून की मंशा समझ में आती है, क्यों बना सेक्शन, उसकी जरूरत क्या है, कहां तक उसका विस्तार है, कहां तक उसका एक्सटेंट है, क्या कहना चाहता है सेक्शन। और एक बार सेक्शन पढ़ी है, लेकिन इतने विस्तार में पढ़ी है, इतने ठीक से पढ़ी है कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं बचे। हमें लगता है इससे ज्यादा कम समय में, ठीक है, कानून का ज्ञान लिया ही नहीं जा सकता। कम समय में, आप कहते हैं कम समय में सिलेबस खत्म होना चाहिए। हम कहते हैं कि आपका सिलेबस जीवन में खत्म नहीं होता, क्योंकि बैठे तो हैं वो, अभी हम चर्चा कर रहे थे, उन्हें यह भी नहीं मालूम है कि डीडी ओरल और रिटर्न दोनों होता है। और हिंदुस्तान का कानून यह है कि डीडी करते समय व्यक्ति में मृत्यु की प्रतिशंका हो या न हो, इससे कोई मतलब नहीं। अब उन्हें ऐसा लगता भले ही हो कि उनने अपना सिलेबस कम समय में खत्म कर लिया था, हमारे हिसाब से तो उनके सिलेबस खत्म होने का समय अब भी चल रहा है। जब वो नौकरी कर चुके हैं 20 साल, तब भी उनका सिलेबस खत्म होने का समय चल ही रहा है, ऐसा हमें लगता है। तो इसलिए सेक्शन एक बार पढ़िए, इतने विस्तार में पढ़िए कि दोबारा उसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं बचे। हालांकि जरूरत तो बचेगी, क्योंकि कानून ऐसी चीज है जो हमेशा याद नहीं रहती, लेकिन बस उतना ही
देखने की जरूरत बचे, कॉन्सेप्शन में आप एकदम क्लियर हो, कॉन्सेप्शन में कहीं गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि सेक्शन हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, यह जरूर हो जाना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो यहां देखें, कहता कतिपय मामलों को फैलाने वाले, यानी यहां कुछ मामले हैं जिनको आप फैलाते हैं, जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाने की आशंका है। जनरली आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोग परेशानी भंग हो जाएगी। ये थोड़ा कम समझदार आदमी का काम भी हो सकता है, ठीक है ना, थोड़ा कम समझदार। ये जो सड़कों पर दुर्गा जागरण करा रहे हैं, सड़कों पर ताजिए रख करके नाच रहे हैं, ये थोड़ा कम समझदार लोग हैं, इन्हें ये तमीज नहीं है। इनके बारे में तब भी ये कहा जा सकता है कि कम समझदार लोग, कम समझदार है मीनिंग देर थोड़ा इनोसेंट है, ये कहा जा सकता है। लेकिन ये व्यक्ति जो पर्टिकुलरली जानबूझकर कुछ मामलों को फैला रहे हैं, ये उतने इनोसेंट नहीं है, ये उतने इनोसेंट नहीं है, ये जानबूझकर फैला रहे हैं कुछ मामलों को। और जब जानबूझकर आप न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो कुछ विशेष प्रकार की, तो फिर आप उतने इनोसेंट तो नहीं हो सकते जितने इनोसेंट की चर्चा पिछले सेक्शन में हुई। अब देखिए, एक एक सेक्शन अलग अलग है, कोई सेक्शन दूसरे सेक्शन जैसा नहीं है। आपको पढ़ने पर सारे सेक्शन एक जैसे नजर आते हैं, उनमें क्लियर डिफरेंस है। क्या विधायिका पागल हो गई जो सारे सेक्शन एक जैसे करके रख देगी? क्यों कर रख देगी? मतलब ही क्या है उनका? ठीक है, तो यहां कुछ प्रकार के काम हैं, और चूंकि जानबूझकर वो काम किए जा रहे हैं, इसलिए इनके प्रति कार्रवाई भी थोड़ी कठोर होनी चाहिए। इसलिए इनसे सदाचार बनाए रखने की प्रतिभूति मांगी जाएगी। वहां लोक प्रशांति बनाए रखने के लिए बंद पत्र मांगा गया था, और यहां सदाचारी बने रहने के लिए। सदाचार का अर्थ क्या होता है? सदाचार का अर्थ पूजा करना नहीं होता, स्वभाव में जीना। स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? स्वास्थ्य का अर्थ है शरीर की वो दशा जिसमें आप जन्मे थे। सामान्यतः जब बच्चा जन्म लेता है उसे कोई बीमारी नहीं होती, ठीक है, बीमारी असामान्यता है। और स्वास्थ्य क्या है? शरीर की वो दशा जो सामान्य है, असामान्य नहीं होनी चाहिए, जो सामान्य दशा है, ठीक है। कहते आइडियल वेट कितना? उन्होंने लंबाई बताओ, इतनी। उन्होंने आइडियल वेट तुम्हारा इतना, इससे ज्यादा है तो खराब, इससे कम है तो खराब। स्वभाव जो होता है आदमी का, बस वही होना, यही सदाचार का लक्षण है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सच बोलना आदमी का लक्षण है, दया करना आदमी का लक्षण है, ईमानदारी आदमी का लक्षण है। अगर आप में ये सब हैं तो आप कौन हो? आदमी, ठीक है, अच्छे आदमी नहीं। अच्छा क्या होता है? आप आदमी हो जो अपने स्वभाव में जी रहा है, बस वही ठीक जी रहा है, और स्वभाव में जीकर किसी पर एहसान नहीं कर रहे। इसलिए दुनिया पर एहसान मत दिखाओ कि साहब हमने ये चैरिटी कर दी, वो चैरिटी कर दी। चैरिटी तो तुम व्यापार के नाते कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें बताया गया कि 1 दोगे 10 मिलेंगे। तो हम ये क्यों ना कहें तुम चैरिटी करके बिजनेस कर रहे हो, और वो बिजनेस खुदा के साथ कर रहे हो, ईश्वर के साथ कर रहे हो, चूतिया बनाते हो, बेवकूफ बना रहे हो। काय का चैरिटी? चैरिटी आप में ये अनुभव चाहिए कि जो कुछ है उसका है, मेरा कुछ नहीं है। चैरिटी तब भी होगी, लेकिन तब दाता का भाव नहीं होगा, तब दाता नहीं होगा, ठीक है। आप नहीं देंगे, फिर भाव वो होगा जो नानक कह रहे हैं कि राम की चिड़िया रामय खेत, आओ चिड़ियों खाओ चिड़ियों भर भर पेट, ये है भाव, ठीक है। तो स्वाभाविक स्थिति यही है, व्यक्ति अपने स्वभाव में जब जीता है तभी ठीक रहता है, ठीक है। तो कहता है कतिपय मामलों फैलाने वाले, यहां काहे की प्रतिभूति मांगी जाएगी? सदाचार की। और सदाचार का मतलब क्या है? सदाचार का मतलब है स्वभाव में जीना। स्वभाव यह है कि ठीक काम करिए, गंदी बातें मत फैलाइए, ये गुड कंडक्ट है।
ये गुड शब्द हटना चाहिए हमारे हिसाब से, सदाचार शब्द ही नहीं होना चाहिए, ठीक है, आचार शब्द होना चाहिए, सदाचार का है बात का। लेकिन भाई हम सबको दुनिया निजाम तो नहीं बदल लेंगे, ना हम भाषा के नियम बदल पाएंगे, भाषा के नियम तो वही रहेंगे, तो हमें मानना तो यही पड़ेगा जो है, सदाचारी बने रहने के लिए प्रतिभूति यहां मांगी जाएगी। और परिणाम आप देखेंगे, कल भी हमने चर्चा की थी कि सदाचारी बने रहने के लिए प्रतिभूति मांगी गई और नहीं दी तो कारावास में जाओगे, और कैसे कठोर, ठीक है, और परिशांति भंग करने के लिए प्रतिभूति मांगी गई और नहीं दी तो कारावास में जाओगे, किंतु कैसे, सादे। इससे ही फर्क अंदाजा जाना चाहिए कि मसला गंभीर है, ठीक है, क्योंकि आप जानबूझकर कुछ बातें फैला रहे हो। कौन सी बातें देखें, सेक्शन कहता है जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है, ढंग और स्रोत फिर नहीं लिखा क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं, मामला अर्जेंसी का है, ढंग और स्रोत पर विचार नहीं किया जा सकता। कहता है जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के अंदर या बाहर, यानी व्यक्ति उसकी अधिकारिता में है, चाहे उसकी अधिकारिता के भीतर इस धारा में उल्लिखित बातें फैला रहा है जानबूझकर, या उसकी अधिकारिता के बाहर वो बातें फैला रहा है जो इस धारा में उल्लिखित है। कहता है ठीक है, ऐसी अधिकारिता के अंदर या बाहर, या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से, क्योंकि ये तो फैलाने के ढंग है ना, फैलाने का ढंग लिखित हो सकता है, फैलाने का ढंग मौखिक हो सकता है, तो ढंग है या तो लिखित रूप से या मौखिक रूप से या किसी अन्य रूप में, या कोई और तरीका अपना रहा है, लिखित भी नहीं कर रहा, मौखिक भी नहीं कर रहा, व्हाट्सएप पे भेज रहा है। अब सोचो जिस समय ये लिखा गया तो उस समय व्हाट्सएप होगा इसकी जानकारी नहीं थी, ठीक है, लेकिन कानून ऐसे शब्दों के साथ अधिनियमित करते हैं कि उसमें कम से कम परिवर्तन की जरूरत या अनुभव हो, समय काल कोई हो, ठीक है। तो कहता है कि या किसी अन्य रूप से निम्नलिखित बातें साशय फैलाता है, साशय यानी जरूरी हो गया, फैल गई और फैलाई फर्क है, वही हमने कहा, त्याग किया और छोड़ दिया फर्क। जब छोड़ते हो तो ये जानते हो कि छोड़ दिया, अर्थात ये जानते हो कि जो कुछ छोड़ा वो मेरा है, ठीक है, और जब त्यागते हो तो ये जानकर छोड़ते तब भी हो, लेकिन ये जानकर छोड़ते हो ये मेरा था ही नहीं, हमने तो अनाधिकारी से ले रखा था। तो अगर वही बात कि एक इसलिए दान कर रहे हो कि 10 मिलेंगे, तो कुछ नहीं कर रहे हो, तो व्यापार कर रहे हो। अगर ये मानकर कर रहे हो कि ये तो वही जो नानक कह रहे हैं कि राम की चिड़िया राम एक खेत, हमारा कुछ है ही नहीं, ठीक है, जो होगा होगा, तो बात, ठीक है। तो यहां कह रहा है या आपका साशय फैलाता है, आशय महत्वपूर्ण है, फैल जाती है चीजें, इससे मतलब नहीं है, फैलाता है यह महत्वपूर्ण है, साशय फैलाता है, यह फैलाने का प्रयत्न करता है, यानी साशय फैलाने का प्रयत्न करता है, यह फैलाने का दुष्प्रेरण करता है, और फैलाने का दुष्प्रेरण करता है, इससे पहले साशय पढ़ लेंगे भाषा के नियमों के मुताबिक, यानी आशय जरूरी है, फैल जाती है चीजें नहीं। कौन सी बातें, कोई ऐसी बात जिसका प्रकाशन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152, 196 या 197 या 299 के अधीन दंडनीय है, ठीक है। अब न्याय संहिता देखनी पड़ जाएगी, ठीक है, 196, 197 आपका क्या कह रही है, 196, 197 या 299, तो 299 आप क्या कह रहा है, कहता है कि आपका 299 विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने, उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किएगा, यानी मोटे मोटे में समझे विमर्शित क्या होता है ये बताने का इस समय। विमर्शित मतलब आप ये समझ लो मोटा मोटा कि सोच समझकर, विचार पूर्वक,
जब आप किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ करते हैं तो 299, ठीक है। और आपका बाकी क्या बता रहा है, 152, 196, 97, तो 196 आपका कह रहा है धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान, इसके आधार पर घृणा फैलाना, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रभाव डालने वाले। और 152 आप देखें तो 152 कह रहा है आपका भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता खतरे में डालने वाले का। यानी इस प्रकार की बातें आप कर रहे हैं और कहते जानबूझकर साशय या तो फैला रहे हो या फैलाने का प्रयत्न कर रहे हो। यानी लोग समझदार हैं, तुम तो फैला ही रहे भाई, लोग समझदार हैं, वो नहीं समझे तुम्हारी बातों को, लेकिन तुमने तो अपना काम कर ही दिया, तो फैलाता है, मीनिंग देर भाई फैलाना सफल भी हो गया, फैलाया भी और फैलाना सफल भी हुआ। प्रयत्न करता है, फैलाया तो असफल हो गए तुम, और वो असफलता निवारित करना स्वयं तुम्हारे हाथ में नहीं था। अगर तुम्हारे ही हाथ में था तब तो तैयारी थी, लेकिन प्रयत्न तब होता है किसी भी काम को करना, ठीक है, किसी भी काम को करने का प्रयत्न हुआ। ये कब मानते हैं, जब आपने काम को उस तैयारियों तक पहुंचा दिया जहां से काम को रोकना सिर्फ भगवान के हाथ की बात थी, आपके हाथ की नहीं। आपने रिवॉल्वर ताना, घोड़ा दबा दिया, अब गोली चलेगी नहीं चलेगी ईश्वर की इच्छा, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब प्रयत्न हुआ है, जब तक आपने रिवॉल्वर सीधा किया, उस पर उंगली रखी, तब तक कोई प्रयत्न नहीं है, जब चाहो हटा लो, खत्म। तैयारी प्रयत्न करता है या फैलाने का दुष्पर्ण करता है। किसी न्यायाधीश से जो अपने पदवी कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करने का तात्पर्य रखता है, संबद्ध कोई बात जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन आपराधिक अभित्रास या मानहानि की कोटि में आती है। न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट अगर उनके बारे में स्कैंडलस बात आप लगातार करेंगे तो न्याय व्यवस्था प्रभावित होगी, इसलिए इस प्रकार की बात रखी गई। तब भी आपसे सदाचारी बने रहने के लिए प्रतिभूति मांगी जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 में यथा निर्दिष्ट कोई अश्लील वस्तु विक्रय के लिए बनाता है, उत्पादित करता है, प्रकाशित करता है या रखता है, आयात करता है, निर्यात करता है, प्रवहन माने ट्रांसपोर्टेशन करता है, विक्रय करता है, भाड़े पर देता है, वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी अन्य प्रकार से परिचालित करता है अश्लील वस्तु। और हमने आपसे कहा था कि नग्नता अश्लीलता की, ठीक है, नग्नता और अश्लीलता ये समानार्थी शब्द नहीं है। नग्नता हमेशा अश्लील नहीं है। नग्नता ये इनोसेंट हो सकती है। बुद्ध उनकी प्रत्येक मूर्ति नग्न है, महावीर उनकी प्रत्येक मूर्ति नग्न है। तो न्यूडिटी इज नॉट इक्विवेलेंट टू वल्गैरिटी। नग्नता और अश्लीलता समानार्थी शब्द नहीं है। नग्नता जब विशेष उद्देश्यों के लिए, टू सेटिस्फाई योर सेक्सुअल डिजायर, योर सेक्सुअल टेंडेंसीज, जब नग्नता आती है देन वो वल्गैरिटी है, वो अश्लीलता है। नग्नता तो जरूरत हो सकती है, ओटी में जरूरत है नग्नता, मेडिकल एग्जामिनेशन फिटनेस का हम तुम्हारी करेंगे, नग्नता जरूरी है भाई, हमें मेडिकली देखना पड़ेगा। आप सेना में भर्ती होने जा रहे हैं, ठीक है, आप फिजिकली फिट होने चाहिए, तो फिजिकली फिट होने चाहिए, इसके लिए नग्नता जरूरी है। तो नग्नता ये कभी भी अश्लीलता के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। तो कहता है कि अश्लील वस्तु है, ये बनाता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, ये सारी चीजें। और उस मजिस्ट्रेट की राय में कार्रवाई करने की पर्याप्त आधार है। उस मजिस्ट्रेट की राय ऐसी है कि कार्रवाई होनी चाहिए, तो सूचना मिल रही है और उसे लगता है कार्रवाई होनी चाहिए, तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से, इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से, रीति सबके लिए वही रहेगी जो 130 से रहेगी। और ये सेफ गार्ड है, सेफ्टी मीजर है, विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द लेजिस्लेचर टू प्रोटेक्ट इनोसेंट पर्सन। नहीं तो मजिस्ट्रेट महोदय भी प्राधिकार के घमंड में किसी के खिलाफ कुछ भी करना शुरू कर देंगे, जो एक लोकतांत्रिक देश में एक स्वतंत्र व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने को किसी भी दशा में उचित ये सिद्ध नहीं करेगा, ठीक है ना। तो कहता है अपेक्षा, उपबंधित रीत से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के, और कैसे करेगा ये कारण दर्शित,
करने वाली अपेक्षा इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से, और रीति कहां से उपबंधित होगी? 130 से आगे सेक्शंस तक, ठीक है ना, कि वही बंधपत्र प्रतिभूओं सहित या प्रतिभूओं रहित आपसे क्यों ना एग्जीक्यूट कराया जाए। फिर आपका सबसेक्शन 2 कहता प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 में दिए गए नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत और उसके अनुरूप संपादित, मुद्रित और प्रकाशित किसी प्रकाशन में अंतर्विष्ट किसी बात के बारे में कोई कार्यवाही ऐसे प्रकाशन के संपादक, स्वत्वधारी, मुद्रक या प्रकाशक के विरुद्ध राज्य सरकार के या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अधिकारी के आदेश से या उसके प्राधिकार के अधीन ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। ये लिखना जरूरी है, क्योंकि किताबें बहुत सी ऐसी हो सकती हैं जिनमें लिखी बातें तुम्हें अश्लील लग सकती हैं, लेकिन वो अश्लील नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि न्यूडिटी इज नॉट ए इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट आइडिया नहीं है, और आपकी समझ इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आप तो कुछ भी समझना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। आपको तो बच्चे में भी महिला दिखाई दे सकती है, अगर नहीं दिखाई देती तो पास को बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर महिला में ही महिला दिखाई देती होती तो 376 से ही काम हो जाता, पास को अलग से थोड़ी बनाना पड़ता। आपको बच्चों में महिला दिखाई दे सकती है, आपकी तो किसी समझ का कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो जब आपकी समझ पर कोई विश्वास ये नहीं किया जा सकता तो यहां कैसे कर लिया जाए? तो ये कहा कि अगर कोई प्रेस है, कोई पुस्तक है, कोई ये सारी चीजें, प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में दिए गए नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत और उनके अनुरूप संपादित, मुद्रित और प्रकाशित कोई प्रकाशन है, उसमें कोई सामग्री अंतर्विष्ट है, उसके बारे में तुम्हारा यानी मजिस्ट्रेट महोदय को ऐसा लगता है कि साहब जो है ये अश्लील है, ठीक है, तो उसके विरुद्ध मजिस्ट्रेट महोदय स्वयं इस प्रकार की कार्यवाही नहीं कर पाएंगे अश्लील वस्तुओं आदि के आधार पर। कहा ना, अश्लील वस्तुओं का प्रकाशन करेगा, उत्पादन करेगा, प्रवहन करेगा, विक्रय करेगा, भाड़े पर देगा, उन सबके खिलाफ कार्यवाही मजिस्ट्रेट महोदय कर पाएंगे। लेकिन अगर ये सारा कुछ किसी किताब में हो रहा है जो प्रेस पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत प्रकाशित हो, उसके नियमों के मुताबिक प्रकाशित है, तो फिर मजिस्ट्रेट महोदय नहीं करेंगे, फिर राज्य सरकार स्वयं करेगी अगर उसे ऐसा लगता है, या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किया गया कोई प्राधिकारी। तो राज्य सरकार अगर स्पेशली इंपावर्ड करेगी किसी को तो वो निश्चित ही समझदार था आदमी होगा, ठीक है ना। तो ये आपका 127 और 128 कहता है संदिग्ध व्यक्तियों से। जो संदिग्ध व्यक्ति, अब ये भी एक स्पेशल कैटेगरी है व्यक्तियों की, ये भी सामान्य व्यक्तियों की कैटेगरी नहीं है। आप अपना व्यवहार संदिग्ध बना रहे हैं, कैसे अपनी पहचान छिपा रहे हैं, आप कोई भी अपनी आइडेंटिटी क्यों छिपाएगा? खूब आप गर्व से कहते हैं हमारा ये है, हमारा नाम, यहां रहते हैं, बोलो क्या करोगे? आप अपनी आइडेंटिटी क्यों छिपा रहे हैं? अननेसेसरी आप मास्क लगाए हुए हैं, अननेसेसरी आप, ठीक है, चेहरे पे गमछा लपेटे, कोई अपराध नहीं, 20 लोग निकलते हैं लपेट के, ठीक है, लेकिन आप रेगुलर ऐसा करते हैं, कोई कारण समझ में नहीं आता क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप अपनी पहचान छिपा रहे, तो आप संदिग्ध हो गए। यद्यपि आपके खिलाफ ना कोई अपराध है, ना आप कुछ, ठीक है, फैला रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन संदिग्ध हो और लगातार ऐसा कर रहे हो, इससे एक आशंका तो पैदा होती है कि कुछ ऐसा गड़बड़ करने वाले हो जिससे समाज में गड़बड़ हो जाएगी। तो आपसे भी सदाचारी बने रहने के लिए प्रतिभूति देने का निर्देश दिया जा सकता है। ये विषय वस्तु अगले सेक्शन की शेष भाषा वैसी ही है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो कल हम लोग चर्चा कर लेंगे आपका 129 पर और शेष प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे।